वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा पाटिल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंटा। तो अगले 1 घंटे तक हम हाजिर रहेंगे आपके साथ, दिखाएंगे आपको लॉकडाउन 4 की उल्टी गिनती किस तरीके से शुरू हो चुकी है। 2 दिन बाकी हैं, लेकिन कोरोना की डराने वाली रफ्तार अब भी जारी है। राजधानी दिल्ली में तो लग रहा है कि मुंबई की राह वो चल पड़ा है। 1 और 11 में आपको हम खबरों में आगे दिखाएंगे कोरोना को लेकर क्या अपडेट है देश भर में। बढ़ते मामलों के बाद बॉर्डर का हाल क्या है। यूपी हरियाणा सीमा पर आज भी संग्राम जैसे हालात बन गए हैं। साथ ही बात होगी पंजाब के उन मजदूरों की जिन्होंने घर वापसी के लिए अमृतसर हाईवे को ही जाम कर दिया। मुश्किलें, तकलीफें, ये तमाम दास्तानें, तमाम कहानियां हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे आपको हम दिखाएंगे यूपी तक घुस आई हैं टिड्डियां, जिनको भगाने को लेकर ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान के बाद दिल्ली यूपी तक टिड्डियों का हमला। और इसके साथ 11:30 बजे आपको दिखाएंगे ट्रंप की फिर दखल देने की कोशिश, मध्यस्थता की पेशकश और चीन पर बोले मोदी का मूड अच्छा नहीं है। तमाम खबरों से पहले 100 खबरों की रफ्तार के साथ शुरुआत। और सबसे पहले बड़ी खबर पटना से, जहां पर सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव के काफिले को गेट पर ही रोक दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने पर अड़ गए थे। उनके साथ उनके समर्थक मौजूद हैं, साथ में मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी हैं। ट्रिपल मर्डर केस को लेकर गोपालगंज कूच कर रहे थे, लेकिन उनके पास लॉकडाउन का पालन नहीं किया उन्होंने। पास उनके पास मौजूद नहीं था और इस वक्त काफी गहमा गहमी है। तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर के बाहर समर्थक कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है। गाड़ी में बैठे थे तेजस्वी यादव, उनके साथ राबड़ी देवी भी मौजूद थी, उनकी मां और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी, लेकिन पुलिस ने काफिले को रोक दिया। अब यहाँ पर इस घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बात ये कि समर्थकों की इतनी भीड़ को जमा क्यों होने दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, कोरोना संक्रमण है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ नहीं दिखाई दी। दूसरी बड़ी बात यह कि क्या तेजस्वी यादव ने पास के लिए अप्लाई किया, क्या वो पास लेकर जा सकते थे, लेकिन इस बात की जानकारी मिली कि पास के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया और सरकार ये मान रही है कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए वो उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे रही। तो गोपालगंज तेरे हत्याकांड को लेकर लगातार इस तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश यहां पर राबड़ी देवी और उनके बेटों की ओर से। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, सरकार पूरे तरीके से गुंडे लोगों को संरक्षण देने का काम किया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी भी अपने हाथ से हत्या करने का काम किया है, तो मेन गुंडे वही हुए नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी कभी पटियाला में कोर्ट में हाजिरी लगा था, तो चार्जेस तो हत्या का नीतीश कुमार जी के ऊपर भी है, जो सीताराम सिंह बाढ़ में हत्या हुआ था। तो नीतीश कुमार जी आज के डेट में नीतीश कुमार जी डॉन बने हुए हैं और ऐसे डॉन हैं कि अपने छुटपुटिया गुंडों को लेकर के संरक्षित किए हुए हैं। और पूरे बिहार में ये डॉन जो नीतीश कुमार डॉन है, ये अपराधियों को पूरे तरीके से खुला छूट दिया है कि जाओ भैया किसी को भी मारो, अब बैकवर्ड को परेशान करो, तमाम लोग आम जनता को परेशान करो, मुसलमानों को हिंदू से लड़वाओ, हिंदू को मुसलमानों से लड़वाओ। तो इस शुरू से जब से ये पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री के पद पे, तब से यही हो रहा है। अब बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। कहाँ सुशासन की सरकार है? हम तो जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। राबड़ी देवी इस वक्त हमारे साथ से बात करते हैं। राबड़ी जी, आप लोग जाना चाह रही हैं गोपालगंज, जिससे जो हत्याकांड हुआ है, क्या जाने नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? सरकार गुंडा का सरकार है, इसीलिए हम लोग का घर में घेर कर रखे हुए है। सरकार को चाहिए जो घटना हुआ है, हम लोग जाना चाहते हैं वो घटना देखने के लिए। और दिन दहाड़े घटना हो रहा है पूरा बिहार भर में, एक घर से 4-4, 3-3 आदमी मारा जा रहा है। अब गुंडा सरकार सोए हुए हैं और गुंडा का संरक्षण दिया है सरकार, गुंडा का संरक्षण दिया है कि मारो पूरा बिहार में। अब पूरा बिहार में उसका खानदान गुंडा है, सतीश पांडे के, अमरेंद्र पांडे गुंडा है। जया मर्डर किया तो 1000 मोटरसाइकिल बिना मार्क्स से लगौले, तया उल्लंघन नहीं था। अमरेंद्र पांडे जुलूस निकाला, कौन बात पर जुलूस निकाला?
सरकार का बाबाई लूटा, सरकार मरवाया, उसी पर ना जुलूस निकाला। सरकार मरवाया है, मर्डर करवाया है, तो जनता का मर्डर करवा रहा है। सभी जाति का, कोई जात का नहीं छोड़ा है। सतीश पांडे, आमरदन पांडे, कोई जात का नहीं छोड़ा है। गोपालगंज में आतंक मचा रखे हुए हैं। तो गोपालगंज यहाँ पर यादव परिवार का गृह जिला भी, और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी वहां जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें रोक दिया गया। रोहित सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, ये बताइए कि अभी वहां पर क्या स्थिति है, और दूसरी बड़ी बात ये कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बीते दिनों में गोपालगंज में बढ़ी हैं, उसके मद्देनजर राज्य में क्या चल रहा है, सरकार उस पर क्या कर रही है? देखिए, पहले आपको मैं बता दूं तेजस्वी यादव के बारे में। यहाँ पीछे की आप तस्वीरें देखिए, हालात जस के तस हैं। तेजस्वी यादव का जो काफिला है वो आप देख सकते हैं, उनके घर के बाहर ही खड़ा है और वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिस लगातार उनसे बात कर रही है, राबड़ी देवी से बात हो रही है, उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है कि आप ये मिशन गोपालगंज जो आपका है उसको स्थगित कीजिए क्योंकि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। लेकिन अभी भी सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, मानने को तैयार नहीं हैं। और सरकार की तरफ से देखिए, पुलिस की जो यहाँ पे बंदोबस्ती वो भी पूरी है ताकि इनको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी बता रहे हैं कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, लॉकडाउन का वायलेशन होगा, इसीलिए अगर कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक गोपालगंज की बात है तो पिछले ही हफ्ते ये एक ट्रिपल मर्डर है वो हुआ था, और इसके बाद जो राजनीति है वो काफी बिहार में गर्मा गई क्योंकि लगातार जेडीयू के इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही वहां के मंत्री नीरज यादव का क्या कहना है, सुनिए। ये अपराध पर जब बोलते हैं तो जनता का यह सीधा सवाल रहता है, क्या आप जा रहे हैं? कानून तो अपना काम कर रहा है, और कानून जाति धर्म के हिसाब से नहीं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, कानून के अनुसार काम करेंगे। देखिए, कोई हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है। गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है, और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। और अब बात कोरोना की डराती हुई रफ्तार की करेंगे, क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। पहली बार नए केस 7,000 के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 7400 से ज्यादा नए मामले आए हैं। 7,466 मामले सामने आए हैं। ठीक हुए मरीजों की तादाद 3,414 है। मौत का आंकड़ा 175 है पिछले 24 घंटे में। देश भर के कुल आंकड़ों की बात कर लें तो 1,65,799 कुल मामले, ठीक हुए मरीजों की संख्या 71,106 और कुल मौतें 4,706। वहीं अगर बात अलग अलग राज्यों की करें, टॉप पर है महाराष्ट्र, जहां पर कुल मामले 59,546, ठीक हुए मरीजों की संख्या 18,616, वहीं मौत का आंकड़ा 1,982। और दुनिया भर में अगर भारत के स्थान की बात करें तो इस वक्त भारत नंबर 9 पर है, जबकि टॉप पर अमेरिका है। यहां पर सबसे ज्यादा मरने वालों का आंकड़ा और कुल मामले भी सबसे ज्यादा अमेरिका में ही। दूसरे नंबर पर है ब्राजील, जहां पर 4,38,238 मामले हैं। मौत का आंकड़ा भी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील का है। तो दिल्ली में कोरोना जैसे ताकत दिखाने पर अब तुल गया है। एक दिन में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद कुल केस की संख्या 16,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। अब तक 316 मौत हुई है। इनमें से 13 मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। हालात ये हैं कि दिल्ली से सटे राज्यों ने अपनी सीमाएं दिल्ली से आने जाने वालों के लिए बंद कर दी हैं। दिल्ली हरियाणा, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली नोएडा सीमा पर नो एंट्री का ताला लगा हुआ है। 24 घंटे में 1024 का उछाल दिल्ली में रिपोर्ट हुआ है केसेस को लेकर। ये पहला ऐसा दिन है जब इतनी बड़ी संख्या में केसेस बढ़े हैं। ये
ये दिल्ली हरियाणा सीमा का सुबह सुबह का नजारा है। दिल्ली में कोरोना के मामले में रफ्तार के बाद पड़ोसी राज्यों ने दिल्ली के लिए अपने दरवाजों पर सख्ती का ताला जड़ दिया है। दिल्ली से लगी फरीदाबाद गुरुग्राम सीमा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया है। दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे जिले हैं, वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते जिलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखें। स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी लॉकडाउन में ढील देने के बाद। दिल्ली के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे में कुल नए मामले 1000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं और 13 मौत दर्ज की गई है। इसी तरह से दिल्ली के कुल केसों का आंकड़ा 16000 से ज्यादा पहुंच चुका है और मौत 316 तक। जाहिर है दिल्ली का हाल देखकर पड़ोसी राज्यों के हाथ पैर फूले हुए हैं। हरियाणा सीमा पर भीड़ तो लगी, लेकिन पुलिस वालों ने पास वालों को ही आगे बढ़ने का हुक्म दिया। दिल्ली से लगे गुड़गांव, फरीदाबाद और सिंधु बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम बदरपुर बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हरियाणा पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया गया है और जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा हो गया। लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम यहाँ पर लग चुका है। दिल्ली से लगती नोएडा सीमा पहले से ही सील है और गाजियाबाद बॉर्डर पर भी दिल्ली से आने जाने वालों का स्वागत नहीं है। पिछले 4 दिन से दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर यही नजारा देखने को मिल रहा है, घंटों का जाम और लंबी लंबी कतारें। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना को लेकर के काफी सख्त है और यही वजह है कि उसने पहले ही सीमाओं को सील कर दिया था। 2 दिन पहले ही गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर को सील किया गया था, ताकि अगर कहा जाए तो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग जो है वो जा सकते हैं। पुलिस आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर एक एक गाड़ी को यहाँ पर चेक करने के बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर जाने की इजाजत जो है वो दे रही है और यही वजह है जिसके चलते तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। भारत में कुल मामले 1,65,000 पार कर चुके हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में वायरस की रफ्तार सबसे तेज है। जाहिर है पड़ोसी राज्य फिलहाल सख्ती बढ़ाने के मूड में है। आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, देखिए पहले बॉर्डर खोला गया, उसके बाद बॉर्डर अब एक बार फिर से सील हो गया है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है और यही वजह है कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर 1 किलोमीटर लंबा जाम आज देखा गया। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। पास धारक भी जाम की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता प्रशस्ति शांडिल की ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली से जुड़े हुए सभी इंटरस्टेट बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें आपको राजधानी से दिखा रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में देखिए कि क्या कुछ स्थिति है, यहाँ पर ट्रैफिक की क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ वाहन ही नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरों में जो आप लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जिनके अंदर खासा आक्रोश फिलहाल बना हुआ है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि पास होते हुए भी हमको मूवमेंट नहीं दिया जा रहा है, हमको यहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ही जाने दिया जा रहा है, वो भी वैलिड आईडी कार्ड के साथ साथ। लेकिन देखिए ये सब लोग यहाँ पर लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनको यहाँ जाने दिया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि उनको पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये कुछ स्थिति राजधानी की तरफ बनी हुई है। देखिए मैसिव ट्रैफिक कंजेशन, किस तरीके से यातायात यहाँ पर प्रभावित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियां फंसी हुई है। साथ ही साथ लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट की क्या स्थिति दिल्ली की तरफ बनी हुई है। हरियाणा बॉर्डर के सील होने से लोगों के बीच में देखिए कितना आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। ऐसे में यदि कोई संक्रमित मरीज होगा तो क्या स्थिति होगी, कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं, बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या दिल्ली सरकार को भी कुछ सख्त कदम लाने की अब जरूरत है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल हरियाणा सरकार की तरफ से जो बॉर्डर सील किए गए हैं उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर क्या स्थिति दिल्ली की तरफ बनी हुई है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ प्रशस्ति शांडिल, दिल्ली आज तक।
तो चीन भारत के तनाव में मीनाक्षी एक बार फिर से अमेरिका कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और इस बातचीत के बाद ट्रंप ने उनकी तारीफ की है और ये कहा है कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का मूड अच्छा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से बात पर ट्रंप फिर झूठ बोल गए, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया है दवा की मांग के बाद दोनों नेताओं के बीच कोई बात नहीं हुई। चीन पर प्रधानमंत्री मोदी का मूड ठीक नहीं है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। भारत चीन के सीमा विवाद में अमेरिका ने फिर से एंट्री मारी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन में दूसरी बार मध्यस्थता की पेशकश की और कहा कि मौजूदा हालात पर पीएम मोदी का मूड अच्छा नहीं है। I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कई मंचों से अच्छे दोस्त बता चुके हैं। चीन के साथ टकराव की घड़ी में भी ट्रंप ने मोदी को याद किया। उन्होंने कहा कि दोनों ताकतवर देशों के बीच टकराव बड़ा है और संभव है दोनों देश इससे खुश ना हों। Right, Jeremy? Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. 2 countries with 1.4 billion people. 2 countries with very powerful militaries. And India is not happy and probably China is not happy. राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे बाद फिर से दोनों देशों में मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन इस बार शब्द थोड़े बदले हुए थे। उन्होंने कहा अगर दोनों देश चाहें तो मध्यस्थता के लिए वो तैयार हैं। I know they like me in India. I think they like me in India certainly more than the media likes me in this country. And I like Modi. I like your Prime Minister a lot. He's a great gentleman. भारत पहले ही साफ कर चुका है कि द्विपक्षीय मामलों में तीसरे पक्ष की दखलंदाजी उसे मंजूर नहीं है। इस बार भी भारत और चीन आपसी बातचीत से इस मामले को सुलझा लेंगे। See, as I have told you, we are engaged with the Chinese side to peacefully resolve this issue. भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लद्दाख में दोनों सेना आमने सामने हैं। दिल्ली और बीजिंग में गहमा गहमी है। ऐसे में आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। डोकलाम में भी मामला लंबा खिंचा था, लेकिन दोनों देशों ने बातचीत से विवाद सुलझा लिया। उम्मीद है लद्दाख में भी कुछ ऐसा ही होगा। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की थी और नरेंद्र मोदी काफी नाखुश हैं भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर में हो रहा है उसको लेकर, वहीं दूसरी तरफ भारत ने ये साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और मध्यस्थता को लेकर भारत का रुख काफी साफ है। भारत मध्यस्थता नहीं चाहता। नई दिल्ली, गीता मोहन, आज तक। कल पुलवामा में जो घटना हुई थी उसको लेकर अब कार के मालिक की पहचान कर ली गई है। मीनाक्षी, कार का मालिक हिजबुल का आतंकी है जो पाकिस्तान के इशारे पर खूनी खेल खेलता रहा है। हमारे 40 जांबाज जवानों को शहीद बनाने के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि फिर से एक बार टहला देंगे, लेकिन जम्मू और कश्मीर के सुरक्षा बलों और जवानों ने उनके इरादों को लपटों में उड़ा दिया। अब धमाके वाली कार की भी पहचान हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कार हिजबुल आतंकी हिदायतुल्लाह के नाम पर है, जो शोपियां का रहने वाला है। कल सफेद रंग की सेंट्रो कार की पिछली सीट पर 50 किलो विस्फोटक मिला था। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के साझा ऑपरेशन में आतंकियों की इस कार को वक्त रहते बरामद कर लिया गया, जिसमें तबाही का सामान रखा था और फिर उस पे भारी मात्रा में रखे आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। इसके साथ ही एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफ्यूज किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे इसे अंजाम दिया गया। पुलवामा में सबसे पहले मुखबिर ने जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकियों की इस हरकत की सूचना दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएचओ ने सीआरपीएफ के आला अधिकारी से बात की। इसमें सेना को भी शामिल किया गया।
बुधवार रात 11 बजे पुलिस ने देखी बारूद वाली कार। रात के 11 बजे जब पुलिस ने कार को देखा तो रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही सेंट्रो कार चला रहे आतंकी ने राजपुरा रोड की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया, लेकिन राजपुरा रोड पर पहले से ही नाकाबंदी थी। यहाँ आतंकी ने नाके को तोड़कर भागने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी कार छोड़कर फरार हो गया। बाद में कार को कब्जे में लेकर सुरक्षा बलों ने कार समेत विस्फोटक को उड़ा दिया। अशरफ वानी, पुलवामा, आज तक। मीनाक्षी, कोरोना का खतरा तो था ही, टिड्डियों का खतरा अब और बढ़ गया है क्योंकि दिल्ली एनसीआर तक ये पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार ऑपरेशन टिड्डी की तैयारी कर रही है, तो नोएडा में भी किसानों को अलर्ट कर दिया गया है। राजस्थान में घुसपैठ करने वाली टिड्डियां कई राज्यों में फसलों को बर्बाद कर रही हैं। 7 राज्यों में इनका आतंक अब तक फैल चुका है। कोई ड्रम पीट रहा है, कोई कीटनाशक छिड़क रहा है, तो कोई ड्रोन से नजर रख रहा है। ये सब जतन टिड्डियों की टोली से बचने के लिए है। बीते 26 साल में टिड्डियों का देश में ये सबसे घातक हमला है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के किसानों पर इन छोटे दुश्मनों का बड़ा कहर बरपा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में लाखों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचाने वाली टिड्डियां अब उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी हैं। तस्वीरें यूपी के झांसी और सोनभद्र जैसे सीमावर्ती जिलों की है, जहां पर फसलों के साथ साथ लाखों टिड्डियां रिहायशी इलाकों में भी प्रवेश कर गई हैं। टिड्डियों की टीम का खतरा अब दिल्ली एनसीआर तक आ पहुंचा है। नोएडा प्रशासन ने टिड्डियों के हमले से बचने के लिए किसानों को अलर्ट किया है। फसलों को बचाने के लिए एक कमेटी बनाई है। दिल्ली सरकार ने भी टिड्डियों से निपटने के लिए कीटनाशक के छिड़काव की बात कही है। दिल्ली सरकार नए खतरे से किसानों को आगाह करेगी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।